गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएससी एनएम। बीटीएससी एनएम 8,938 पदों पे जो जुलाई के मंथ में नोटिफिकेशन आने वाला है, इस भर्ती की तैयारी को लेकर यदि आप बीटीएससी एनएम, ठीक है, अच्छी जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है, परमानेंट जॉब है और सैलरी भी ठीक ठाक है, आपके लिए एक अच्छा मौका है। इस बार नहीं तो फिर कभी भी नहीं, अंतिम मौका है। यही सोचकर आप तैयारी को करें और क्लासें स्टार्ट कर दें। डे 1 की क्लासें पूरे विषय का हम पढ़ाएंगे। आपके 6 विषय हैं, 6 विषय की पूरी थियरी। और सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि थियरी को पढ़ना। एमसीक्यू रटना अलग बात हो जाता है। एमसीक्यू कोई शॉर्टकट तरीका आप ना अपनाएं। यूट्यूब पे भर भर के एमसीक्यू करवाए जाते हैं, बट उसका कोई मतलब ही नहीं होता है जब आप थियरी ही ना पढ़े हों। थियरी पढ़ने से ही एमसीक्यू की प्रैक्टिस किया जाता है। पहले थियरी को ठीक तरीके से पढ़ें, समझें, उसके बाद एमसीक्यू लगाकर अपनी तैयारी को जांचें कि आपकी तैयारी अब कहाँ तक पहुँची हुई है। जो आपने थियरी पढ़ा, क्या उस थियरी को पढ़ने के बाद एमसीक्यू के प्रश्न बना पा रहे हैं या फिर नहीं। ये होता है तैयारी का सही तरीका। तो हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे थियरी भी पढ़ाएंगे, एमसीक्यू भी पढ़ाएंगे। क्लास आपको डे 1, डे 2, डे 3 करके पूरे विषय का ऐसे ही। आप सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाने के बाद फिर अगला विषय स्टार्ट होगा। तो देखिए, हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि सिलेक्शन एक दिन में नहीं, पर एक दिन ज़रूर होगा, ठीक है। यदि आप चाहो कि एक दिन, 2 दिन, 4 दिन या फिर महीना, 15 दिन पढ़ के सिलेक्शन ले लें, तो भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है। लगातार मेहनत करने पड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन मिलते हैं। तो इससे बाहर कुछ नहीं, टॉपिक वाइज क्लास आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और लास्ट टाइम टीसीएस के पैटर्न के अनुसार आपका पेपर बीटीएससी पेपर नहीं तैयार करेगा, टीसीएस पेपर तैयार करेगा। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी टीसीएस को ठेका दे के रखती है कि भैया आप पेपर सेट करो और पेपर कंडक्ट करवाने की पूरी जिम्मेदारी आप लो। तो टीसीएस जिस हिसाब से प्रश्न तैयार करते हैं, उसके आधार पे हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और लगातार जुड़े रहें, आपको बहुत ही मदद मिलने वाला है। आप अपने एंड से कोई पैसा नहीं देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपके ऊपर कर्ज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश किया करें। विद्यार्थी जीवन में यही रहता है कि आप स्वार्थीपन दिखाइए, जितना हो सके उतना स्वार्थीपन दिखाइए। सफल होने के बाद उस स्वार्थी वाला नेचर बदल कर हेल्पफुल बनिए, दूसरों की मदद करिए। ये चीज़ें आपके अंदर गुण हो जाना चाहिए। यदि पहले से ऐसा क्वालिटी है तो बहुत अच्छी बात है। अपनी पढ़ाई को, ये सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम कौन कौन से विषय टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास हो गया, स्वास्थ्य समस्या एवं पॉलिसी हो गया, स्वास्थ्य संगठन हो गया, स्वास्थ्य दल का कर्तव्य हो गया, और समुदाय की संरचना हो गया, समुदाय की गतिशीलता हो गया, और समुदाय की आवश्यकता का निर्धारण परामर्श, ठीक है। ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए, अब पढ़ने क्या वाले हैं भैया, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, ठीक है। स्वास्थ्य होता है क्या, ठीक है, स्वास्थ्य होता क्या है। आप कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है स्वास्थ्य होता क्या है और इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, आपके भर्ती परीक्षा में पूछता है। तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य सभी मनुष्यों का क्या है, बेसिक राइट है, मूलभूत अधिकार है, ठीक है। यह व्यक्ति और समाज के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, इससे बड़ी कोई संपत्ति है ही नहीं, ठीक है। आप पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। अगर आप हेल्थी रहेंगे, कितना भी आप धनी हो, यदि आप हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, परेशान है, अब वो परेशानी किसी भी प्रकार की हो सकती है। स्वास्थ्य आप जानते हैं ना, फिजिकल रूप से, सोशल रूप से और मेंटल मानसिक रूप से, तीनों रूप से स्वस्थ हैं तभी आप स्वस्थ कहलाता है, स्वस्थ पर्सन कहलाते हैं, ठीक है। तो केवल स्वस्थ व्यक्ति और समाज जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। अगर जो स्वस्थ व्यक्ति है वही ही और समाज ही जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। स्वस्थ ना होने पर व्यक्ति का आंतरिक और बाहरी विकास संभव नहीं है, ठीक है। भले ही आपके पास पैसे हैं, आप स्वस्थ ही नहीं हो,
आप स्वस्थ ही नहीं हो, दिन भर खटिया पे पड़े हैं, ठीक है, आपके पैर में दिक्कत है, आपके शरीर में दिक्कत है, दिन भर चारपाई पे आप पड़े ही हैं, कहीं बाहर समाज में निकल ही नहीं रहे हैं, तो आपको लोग कौन कौन आपको जानेगा, कौन आपको पहचानेगा, या फिर आप किसी भी प्रकार की आंतरिक विकास संभव नहीं है, आंतरिक या फिर बाहरी विकास आप संभव नहीं कर सकते हैं। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य का सही होना आवश्यक है। तो ये सभी हम क्या आपको पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, किसका इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य का। तो लेकिन समय और समाज के बदलाव के साथ स्वास्थ्य की अवधारणाएं बदलती रही हैं। वैज्ञानिक खोज और जानकारी की कमी के कारण स्वास्थ्य की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या है भैया, तो आइए हम समझते हैं कि स्वास्थ्य की परिभाषा एवं अर्थ क्या है। पहले हम देखेंगे WHO के अनुसार जो परिभाषा दी गई थी स्वास्थ्य की, उस वो क्या है। तो WHO ने बोला कि स्वास्थ्य केवल रोग या फिर अपंगता का अभाव नहीं है। रोग मतलब, अब रोग किसी भी प्रकार का रोग आप समझ सकते हो, कैंसर हुआ, बुखार हुआ, TB हुआ, मलेरिया, किसी भी प्रकार का रोग आप समझ सकते हो। अपंगता मतलब कि वही पैर में दिक्कत, हाथ में दिक्कत, पैर में चोट या फिर फ्रैक्चर, हाथ में फ्रैक्चर, कहीं भी प्रकार का अपंगता। तो केवल यही यही नहीं, अगर जनरली हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, या फिर आम आदमी क्या जानता है, अगर एक्चुअल परिभाषा उसको नहीं पता है तो क्या बोलता है भैया, शरीर जैसे उसको टाइफाइड बुखार हो गया है तो बोलता है हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, हम स्वस्थ तरीके से नहीं है, ठीक है। या फिर पैर में दिक्कत है तो बोलता है कि हम हेल्दी हैं ही नहीं भैया, इस काम को करने के लिए हम स्वस्थ हैं ही नहीं, तो हम कहाँ से काम कर पाएंगे, पैर में हमारी दिक्कत है। बट ये परिभाषा नहीं होती है कि शारीरिक रूप से अगर इंसान स्वस्थ है तो वो स्वस्थ कहलाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शारीरिक के साथ साथ यह बोलता है कि भैया मानसिक और सामाजिक, ठीक है, ध्यान रखना है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक और सामाजिक, मतलब कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से अगर स्वस्थ हैं तभी आप एक स्वस्थ पर्सन कहलाएंगे। भले ही हम मान लें कि खली जैसा हमारा शरीर हष्ट पुष्ट है, हमें किसी भी प्रकार की रोग नहीं है, बट मेंटली हम डिस्टर्ब हैं। क्यों? क्योंकि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, हमें नौकरी नहीं मिल रहा है, चिंताएं हैं कि हमारी शादी कैसे होगी, किस तरीके से हमें लड़के मिलेंगे या फिर लड़कियां मिलेंगी। क्योंकि भैया अगर हम जॉब करते रहेंगे, नौकरी हमारे पास अच्छा रहेगा तो हमें अच्छे घर में शादी हमारी किया जाएगा, अच्छे घर की लड़की मिलेगी, अच्छे घर का लड़का मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं। इसी सब चीज़ को लेकर हम मेंटली रूप से परेशान हैं, तो हम कहाँ से स्वस्थ पर्सन कहलाएंगे। तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अच्छा चलिए हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम शारीरिक रूप से भी क्या हैं भैया, शारीरिक रूप से क्या है, स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं। बट क्या आप सामाजिक रूप से स्वस्थ हो? सामाजिक रूप से एक शराबी को पकड़ लेते हैं, सपोज दैट एक शराबी है, वो शराब पी लेता है, ठीक है, शराब पी लेता है तो उसको किसी भी प्रकार की चिंता होती ही नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी जाता है वो ना तो फिजिकली रूप से टेंशन लेता है, ना तो मानसिक रूप से टेंशन लेता है, वो बिल्कुल तरीके से अपने आप को राजा ही समझता है। बट क्या वो सामाजिक रूप से स्वस्थ है? समाज में जा रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, बेवड़ा आ गया, शराबी आ गया, अरे ये इंसान सही नहीं है, शराब पी के कहीं पे गिरा पड़ा रहता है, तो ये क्या हो गया, सामाजिक रूप से बीमार इंसान है, तो ये भी स्वस्थ नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तीनों रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वह स्वस्थ पर्सन कहलाएगा। अदरवाइज इन तीनों में से किसी भी प्रकार की उसको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, समझ जाइए कि वह स्वस्थ है ही नहीं। आजकल कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है ही नहीं, हम भी नहीं स्वस्थ हैं। हम मेंटली रूप से भले ही मेरे पास पैसा बहुत है, बट करियर को लेकर चिंता है, इन सब चीज़ को लेकर चिंता है, या फिर कोई सामाजिक रूप से परेशान है, समाज में उसको इज्जत नहीं मिलती है, जहाँ जाता है उसको ये किया जाता है, वो किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। भले उसके पास पैसे हैं, कितना भी पैसा है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, हष्ट-पुष्ट है, गोरा ताज़ा मोटा है, लेकिन सामाजिक रूप से वो स्वस्थ है ही नहीं। समाज में जहाँ जाता है चार लोग उसके खिलाफ आवाज़ें उठाते हैं, बोलते हैं, गंदी बातें करते हैं, ये सब चीज़ें हो गई। तो आजकल 1% भी व्यक्ति आपको स्वस्थ नहीं मिलेगा। ये हो गया WHO की परिभाषा। अब क्या भैया ऑक्सफोर्ड शब्दकोश की परिभाषा क्या है? ऑक्सफोर्ड के अनुसार क्या है भैया कि स्वास्थ्य शरीर की वह दृढ़ अवस्था है जिसके कारण शरीर के कार्य समय और प्रभावी रूप से संपन्न होते हैं। इन्होंने बोला कि स्वास्थ्य शरीर की वह दृढ़ अवस्था है जिसके कारण शरीर के कार्य, मतलब कि ठीक तरीके से आप पढ़ ले रहे हो, ठीक तरीके से खाना बना ले रहे हो, ठीक तरीके से काम कर रहे हो, जो भी काम है डिलीवर को सही तरीके से कर पा रहे हो और प्रभावी रूप से संपन्न कर पा रहे हो। तो इसका मतलब आप सोचते हो ये ऑक्सफोर्ड बोल रहा है, जो कि सही परिभाषा इन्होंने नहीं दिया था। अब कुछ
कंसेप्ट दिए गए हेल्थ के, वो हम समझेंगे कौन कौन से कंसेप्ट है। जैसे कि जब चिकित्सा बायोमेडिकल कंसेप्ट है। बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या बोलता है कि यह कंसेप्ट बोलता है कि स्वास्थ्य को केवल शरीर की भौतिक स्थिति से जोड़कर देखती है। इसमें स्वास्थ्य का मतलब बीमारी का अभाव माना जाता है। मतलब कि ये बायोमेडिकल कंसेप्ट बोलता है भैया कि यदि बीमारी हमें नहीं है, बीमारी की कमी है, यदि बीमारी हमें होती ही नहीं तो हम स्वस्थ कहलाते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, बीमारी के साथ साथ इंसान मेंटली भी मेंटली भी परेशान रहता है। ठीक है, फिर सोशल रूप से भी परेशान रहता है। ठीक है, तो बायोमेडिकल ध्यान में रखना है। पूछेगा, डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए बायोमेडिकल कंसेप्ट कौन सा है। ऑप्शन दे देगा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ होना, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी, ऐसे करके ऑप्शंस देंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल भी दिए, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और उचित पोषण इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति है और उसको किसी भी प्रकार का रोग नहीं है तो वह स्वस्थ माना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया है। उम्मीद करते हैं बायोमेडिकल कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो मनोवैज्ञानिक अवधारणा क्या है। मनोवैज्ञानिक अवधारणा क्या है, इसमें मन और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है। मन और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे मेंटल रूप से भी जोर दिया जा रहा है। फिजिकली तो दिया ही जा रहा है, बट यहाँ पे मेंटल पे भी फोकस किया जा रहा है कि व्यक्ति की सोच हुआ, भावना हुआ, व्यवहार हुआ, इन सभी चीज़ों की अध्ययन की प्रक्रिया को स्वास्थ्य का हिस्सा माना जाता है। तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याएं भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य मानसिक संतुलन, मन की शांति बनाए रखना। भर्ती परीक्षा में पूछेगा, निम्नलिखित में बताइए कौन सा मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। आपके ऑप्शन में देगा कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, या फिर शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, या फिर सामाजिक रूप से स्वास्थ्य पर ध्यान देना, ऐसे करके ऑप्शंस बनाएगा। तो चिंता, तनाव, अवसाद जैसी समस्याएं किसमें शामिल है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा में शामिल है। इकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या बताता है, हमने दो कंसेप्ट देख लिया। तीसरा कंसेप्ट है इकोलॉजिकल। यह अवधारणा बताती है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके आसपास की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सपोज दैट कि आप जहाँ पे रह रहे हो आपका पर्यावरण एकदम बढ़िया है, ठीक है, किसी भी प्रकार का गंदगी नहीं है, तो आप जाहिर सी बात है आप सोचते ही रहोगे भैया आपको मच्छर नहीं काटेंगे या फिर गंदगी से आपको दिक्कतें भी नहीं होंगी। तो वही इकोलॉजिकल कंसेप्ट वही बताता है कि आप जहाँ पे रह रहे हो आपकी आसपास की परिस्थितियां पर निर्भर करता है। इसमें प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक परिवेश, ठीक है, और सामाजिक मतलब आसपास के लोग भी अच्छे रहन सहन अच्छा है, सही तरीके से चीज़ें वो करते हैं, गंदगी नहीं फैलाते हैं, हर एक चीज़ से आप सही तरीके से बात करते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है कि सामाजिक परिवेश, आर्थिक स्थिति और जीवन शैली की भूमिका होती है। उदाहरण के तौर पर प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, साफ पानी की उपलब्धता, पौष्टिक भोजन आदि, ये सब चीज़ें हो गया इकोलॉजिकल कंसेप्ट बताता है। अब सोशल कंसेप्ट क्या बताता है, इसमें स्वास्थ्य को समाज के साथ जोड़ा जाता है। समाज के साथ जोड़ा जाता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य परिवार, समाज, परंपराओं, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसरों से प्रभावित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया है कि भैया व्यक्ति का स्वास्थ्य परिवार, समाज, परंपरा, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसरों से प्रभावित होता है। यदि समाज में हमारी इज्जत है ही नहीं, ठीक है, हम जा रहे हैं, 4 लोग मुझे गाली दे रहे हैं, बोलेंगे भाई तुम अपने परिवार को किस तरीके से रखते हो, ना तो अपने बच्चों को ठीक से कपड़ा देते हो, ना तो खाना देते हो, ना उनको पढ़ाते हो, तो दिक्कत हो सकती है। हमें मेंटली एक प्रकार से ये टेंशन हो जाएगा कि भाई समाज हमें टॉर्चर कर रहा है, समाज हमारे बारे में क्या सोचता है। ठीक है, इन सब चीज़ को लेकर ये सब चीज़ें क्या हो गया, अगर शिक्षा सही से हम अपने बच्चों को नहीं देंगे तो भी हमें टॉर्चर किया जाएगा समाज के द्वारा कि भाई आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, सही शिक्षा नहीं दे रहे हो, तो भी हमें टॉर्चर किया जाएगा। टॉर्चर किया जाएगा तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे बच्चों को भी स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि स्वच्छ खाना खाने से बीमारी नहीं होती है, उनको पता ही नहीं है कि पौष्टिक भोजन खाने से शरीर दुरुस्त रहता है। तो क्या होगा, क्योंकि शिक्षा उनको दिया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया, तो उनका क्या होगा, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो इसी पे जो अब हम जो योजनाएं कर रहे हैं, जो आप एनम हो, जो आप काम करोगे, इसी पे ही काम करोगे। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं आपके सामुदायिक स्वास्थ्य में, जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जन स्वास्थ्य सेवाएं जो भी रहती हैं, जन स्वास्थ्य सेवाएं इसी अवधारणा पर आधारित रहती हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे स्वच्छता अभियान चलाना, परिवार नियोजन, पोषण कार्यक्रम, ये सभी जो आप चलाते हो इसी सामाजिक अवधारणा पे ही रहता है।
नेक्स्ट आता है कि समग्र या फिर होलिस्टिक अवधारणा। यह सबसे व्यापक और आधुनिक अवधारणा है। इसमें स्वास्थ्य को बहुआयामी, ठीक है, दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, औद्योगिक और कृषि संबंधी सभी सभी कारकों को स्वस्थ रूप से जोड़ा जाता है। यह मानती है कि स्वस्थ जीवन केवल रोग न होने से नहीं, बल्कि अच्छे परिवेश, संतुलित आहार, मानसिक शांति और सामाजिक सहयोग, आर्थिक और स्थिरता से बनाए। मतलब ये पूरा डब्ल्यूएचओ का परिभाषा पूरी तरीके से ये पूर्ण कर रहा है, इसलिए हम इसी को मानकर चलते हैं। अब संक्षेप में हम देखेंगे कि भैया जो स्वास्थ्य की अवधारणा दिया गया है, कौन कौन से अवधारणा हैं। हमने पहला पढ़ा बायोमेडिकल, ये केवल रोग का अभाव बताता है, ठीक है। दूसरा हमने सामाजिक देखा, मन और मानसिक संतुलन को, ठीक नहीं। उसके बाद हमने देखा, एक सेकंड, उसके बाद हमने क्या देखा, इकोलॉजिकल देखा, ठीक है। इकोलॉजिकल क्या बताता है, पर्यावरण और परिस्थितियों के संबंध में। सोशल क्या देखा, समाज और सामाजिक कारकों के संबंध में। होलिस्टिक मतलब सभी पहलुओं को संतुलित में। तो ये सभी 5 अवधारणा हैं जो किन किन पे डिपेंड करता है, वो आपको ध्यान में रखना। बायोमेडिकल केवल रोग का अभाव, मानसिक, ठीक है, दूसरा मानसिक, मन और मानसिक संतुलन। इकोलॉजिकल पर्यावरण परिस्थितियों से संबंध। सोशल समाज और सामाजिक कारकों से संबंध। होलिस्टिक सभी पहलुओं को संतुलित में, ठीक है। सभी चीज़ें हो गई। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के आयाम पढ़ेंगे। स्वास्थ्य क्या है भैया, बहुआयामी होता है। क्या होता है, बहुआयामी होता है। ये क्या बोलता है कि केवल रोग ना होना स्वस्थ नहीं, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और अन्य पहलुओं को संतुलित मेल है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बहुआयामी। यहाँ पे देखिए ना, बहुआयामी मतलब बहुत सारे आयाम हैं, डायमेंशन हैं जो स्वास्थ्य को मेजर कर रहे हैं या फिर स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। केवल रोग ही होना नहीं, ठीक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से या फिर अन्य पहलुओं को। मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 कई कारकों से। इसलिए हम इसको बहुआयामी बोलते हैं। तो शारीरिक में क्या है, यह आयाम शरीर की संरचना, कार्य क्षमता और जीवन शैली से जुड़ा होता है। विशेषता क्या है, इसकी शारीरिक आयाम की विशेषता क्या है, शरीर के सभी जैविक संकेत, जैसे कि टेम्परेचर हुआ शरीर का, ठीक है, पल्स रेट हुआ, श्वसन दर हुआ, रक्तचाप हुआ, ये सब समान होना, ठीक है। शरीर का संगठन संतुलित और आकर्षक होना, त्वचा स्वच्छ, चमकदार और रोग रहित होना, उचित व्यायाम और संतुलित आहार लेना। उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और नाड़ी दर समान है, और रोजाना एक्सरसाइज करता है और संतुलित भोजन भोजन करता है, तो उससे शारीरिक रूप से क्या बोला जाएगा, स्वस्थ कहा जाएगा। खिलाड़ी, स्पोर्ट पर्सन की बात करें, इनका शरीर शारीरिक आयाम का अच्छा उदाहरण है, ठीक है। जो भी स्पोर्ट पर्सन होते हैं, विराट कोहली को देखिए, बिल्कुल फिटनेस ठीक रहता है, फिजिकली फिट रहते हैं वो। भैया मेंटली रूप से वो परेशान है कि नहीं, वो हम नहीं बता सकते हैं, बट इतना ही देख के बता सकते हैं कि भैया फिजिकली रूप से विराट कोहली स्वस्थ है। तो ये शारीरिक आयाम हो गया। अब मानसिक आयाम की बात करते हैं। मानसिक आयाम क्या है, यह आम व्यक्ति की सोच, भावना और मानसिक स्थिरता से जुड़ा होता है। विशेषता क्या है मानसिक आयाम का, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मनियंत्रण बनाए रखना, भावनात्मक स्थिरता और आत्मविश्वास होना, नए वातावरण और लोगों के साथ आसानी से सामंजस्य बिठा लेना, सकारात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता रखना। मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचना। जैसे आप निगेटिविटी सोचते हो कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमारा पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये भी समस्याएं करती हैं, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हमेशा पॉजिटिव सोचो कि हाँ अच्छा होगा, मैं सिलेक्शन ले लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। तो ये समस्या का समाधान की क्षमता रखता है। जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव ही होगा। उदाहरण के तौर पर परीक्षा के समय घबराने की बजाय शांत रहकर पढ़ाई करना। अब अभी क्या हुआ था, 52-72 का यूपी में पेपर एनम का हुआ, वहाँ पे आप पेपर का पैटर्न देख के घबरा गए। अब जैसे ही घबरा जाते हैं तो आते हुए प्रश्न आपके गड़बड़ हो गए। वहीं पे धैर्य के साथ, शांति के साथ एक एक शब्दों को, एक एक लाइन, एक एक प्रश्नों को पढ़ते तो अच्छा स्कोर कर पाते। परीक्षा के समय घबराने की बजाय शांत रहकर पढ़ाई करना। नौकरी ना मिलने पर हताश ना होकर प्रयास ना करना। जैसे नौकरी एक बार ट्राई किया आपने, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप सोचते हो कि अब क्या पढ़ें यार, अब तो हो गया, मेरा तो नौकरी नहीं लगने वाली है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सभी आपको प्रभावित करता है। तो ये सब क्या हो गया भैया, ये सब हो गया
मानसिक आयाम। ठीक है, अब हम बात करेंगे सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम की विशेषता क्या है? परिवार, मित्र और समाज से अच्छे संबंध होना। ठीक है, सहयोग, सहानुभूति और सामंजस्य स्थापित करना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी की प्रति सहयोग दिखाते हैं, किसी के प्रति सिंपैथी दिखाते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो भैया आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। अगर ये चीज़ें नहीं कर पाते तो इससे भी आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो समाज में सक्रिय भागीदारी करना, जो समाज में एक्टिविटी हो, जो भी समाज में क्रियाएं हो रही हैं उसमें भाग लेना, ठीक है, सक्रिय भागीदारी करना, दूसरों के साथ सहयोगी एवं मददगार व्यवहार करना, ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, जिससे आपको मोटिवेट रखता है ये सब चीज़। उदाहरण के तौर पर किसी बीमार पड़ोसी की सेवा करना, यदि कोई बीमार पड़ोसी है तो उसकी सेवा कर के देखिए। टीम वर्क में मिलजुल कर काम करना, गांव में सामूहिक सफाई अभियान में भाग लेना, तो ये सभी क्या हो गया? ये सभी हो गया आपका सामाजिक आयाम। ठीक है, इसकी विशेषता हम बता दिए। अब हम बात करेंगे आध्यात्मिक आयाम। यह आयाम आत्म विकास, जीवन के उद्देश्य और आंतरिक शांति से जुड़ा होता है। इसकी क्या विशेषता है? आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का पालन, जीवन में संतोष और सकारात्मक दृष्टिकोण, अपने धर्म या फिर आध्यात्मिक विश्वास से मानसिक शांति पाना। उदाहरण के तौर पे मेडिटेशन आप कर रहे हैं और योग कर रहे हैं, तो मेडिटेशन और योग करने वाला व्यक्ति मानसिक शांति व आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जीवन आध्यात्मिक स्वास्थ्य का उत्कृष्ट उदाहरण आप मान सकते हो। ठीक है, अन्य आयाम भी हैं अदर डायमेंशन में, जैसे इनमें कई आधुनिक पहलू भी शामिल है, जैसे कि शैक्षिक आयाम, एजुकेशनल, शिक्षा का स्तर स्वास्थ्य पर असर डालता है, बिल्कुल भैया डालता है। व्यावसायिक आयाम, सही तरीके से आप कोई कार्यस्थल का वातावरण, नौकरी किससे संतुष्ट, अगर आपको जो चाह रहे हो वो नौकरी नहीं मिल रही है तो भी आपको दिक्कत होगा। कार्यस्थल का वातावरण, जहाँ आप काम कर रहे हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे फिर कारखाना हो, वहाँ का वातावरण शांत है, ठीक है, शोरगुल वाला नहीं है, तो भी आपका स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। राजनीति एवं आर्थिक आयाम, सरकार की नीतियाँ या फिर रोजगार, गरीबी, ये भी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पर्यावरण तो करता ही करता है, प्रदूषण है, जलवायु, स्वच्छ पानी है, ये सब चीज़ें हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा अगर स्वच्छ पानी है। और उदाहरण के तौर पे यहाँ पे अशिक्षा के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग न कर पाना, शैक्षिक आयाम हो गया। फैक्ट्री में प्रदूषण और असुरक्षित काम, तो ये व्यावसायिक आयाम हो गया। गरीबी के कारण कुपोषण हो रहा तो ये आर्थिक आयाम हो गया। स्वच्छ भारत अभियान पर्यावरण आयाम हो गया। तो संक्षेप में आप एक बात समझ लीजिए कि शारीरिक आयाम क्या होता है, शरीर का स्वास्थ्य, ठीक है, बीपी, पल्स, एक्सरसाइज, डाइट, ये सभी चीज़ें। मानसिक आयाम में क्या हो गया? सोच, भावना और आत्मविश्वास। सामाजिक आयाम में क्या हो गया? समाज और संबंध बनाने की क्षमता। आध्यात्मिक आयाम में क्या हो गया? आध्यात्मिक शांतिक, नैतिकता और जीवन उद्देश्य। अन्य आयाम जैसे कि शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, इन सभी आयामों का संतुलन ही संपूर्ण स्वास्थ्य कहलाता है। स्वास्थ्य के अन्य आयाम जैसे कि अन्य आयाम की बात करेंगे, जैसे कि शैक्षणिक आयाम, इसमें हम बता ही दिए हैं, शिक्षा व्यक्ति के सोचने समझने और जीवन शैली को प्रभावित करती है। अशिक्षित लोग अक्सर बीमारियों के कारण बचाव और उपचार को नहीं समझ पाते हैं। उदाहरण के तौर पे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हाथ धोने और टीकाकरण की जरूरत को समझता है, जबकि अशिक्षा है, जो अशिक्षित है, या जानकारी की कमी होने के कारण इनका फायदा नहीं उठा पाता। जब फायदा नहीं उठा पाता है तो वो बीमारी का शिकार हो जाता है। अपोषणीय आयाम का क्या है भैया? उचित आहार स्वास्थ्य की नींव है। शरीर को आवश्यक प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज मिलने से शरीर और मानसिक विकास सही होता है। क्यों? क्योंकि भैया आप ये इसके बारे में आपको पता है कि भैया पोषणीय आयाम के क्या फ़ायदे हैं, तो आप सही तरीके से कार्बोहाइड्रेट लोगे, प्रोटीन लोगे, विटामिन लोगे, खनिज लोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। वहीं पे जिसको ये चीज़ें पता ही नहीं है तो उसका स्वास्थ्य क्या होगा? प्रभावित होगा। संतुलित आहार लेने वाला बच्चा तेज़ी से बढ़ता है, सक्रिय रहता है, जबकि कुपोषित बच्चा जल्दी बीमार पड़ता है। तो ये क्या हो गया? पोषणीय आयाम हो गया। अब पर्यावरणीय आयाम के बारे में हम देखेंगे। स्वच्छ वातावरण, शुद्ध वायु और सुरक्षित पानी से स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। प्रदूषण, गंदगी और अस्वच्छता बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के तौर पर गंदे पानी से क्या होता है? हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं। नैदानिक आयाम में क्या हो गया? जब बीमारी हो जाए तो उनका सही और समय पर इलाज होना जरूरी है। चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता और उनका उपयोग स्वास्थ्य को पुनः सुधारने में सहायक होता है। उदाहरण के तौर पर समय पर डॉक्टर से इलाज न मिलने पर साधारण बुखार भी गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। अब हम देखेंगे कि स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। तो भैया जैसे आपने अवधारणा पढ़ा वैसे ही आपका ये निर्धारक तत्व भी है। स्वास्थ्य कई तत्वों पर निर्भर करता है। ये प्रमुख निर्धारक तत्व इस प्रकार है। पहला, जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर।
आनुवंशिकता, शरीर की संरचना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, नींद, व्यायाम। उदाहरण, यदि व्यवहार में मधुमेह चलता है तो अगली पीढ़ी में भी इसकी संभावना अधिक रहती है। आपकी भर्ती परीक्षा में पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा बायोलॉजिकल फैक्टर है हेल्थ का कौन सा बायोलॉजिकल फैक्टर है। ऑप्शन में देगा आनुवंशिकता, शरीर की संरचना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहेंगी तभी उत्तर आप दे पाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने पर्यावरणीय कारक है भैया, वायु, जल, भूमि, ध्वनि प्रदूषण और रहने की स्थिति, ये सभी क्या हैं, पर्यावरणीय कारक है। उदाहरण आप पढ़ते जाना। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, समाज, परिवार, परंपरा, शिक्षा, धर्म और राजनीतिक परिस्थितियाँ, ये सभी क्या हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं। पोषणीय कारक आपको अच्छे से पता है कि संतुलित आहार स्वास्थ्य की रक्षा करता है, जबकि अपोषण बीमारी को बुलावा देता है। आर्थिक इकोनॉमिक फैक्टर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य के लिए। आर्थिक स्थिति बेहतर होने से व्यक्ति की स्वास्थ्य सुविधाएं, पौष्टिक आहार और शिक्षा आसानी से उपलब्ध होता है। भाई पैसा है तो अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा रहने की व्यवस्था मिलेगी। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। गरीब परिवार महंगे इलाज नहीं करवा पाते हैं और पौष्टिक भोजन वहन नहीं कर पाते, इसलिए वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। अदर फैक्टर भी हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। शैक्षिक स्तर, औद्योगिक विकास, कृषि और ग्रामीण विकास भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, इसका उद्देश्य समान बीमारियों का नियंत्रण, निवारण और बचाव। इसमें शामिल है डॉक्टर की नियमित सलाह, वैक्सीनेशन, पौष्टिक आहार, स्वच्छता अभियान और समय समय पर भैया स्वास्थ्य जाँच। अब देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हम पढ़ेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य तत्व क्या है, तो मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा, सुरक्षित जल आपूर्ति, पोषण, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम, समान बीमारियों का उचित उपचार, पर्यावरण स्वच्छता, ये सभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सभी हम पढ़ रहे हैं प्रमुख तत्व, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का। अब देखेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हैं भैया किसका, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का। तो पहला सिद्धांत है कि न्याय संगत बंटवारा। स्वास्थ्य सेवाएं सबके लिए समान और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि आप अभी एएनएम हो गए हो, आप पीएससी पे अपने काम कर रहे हो या फिर सीएससी पे काम कर रहे हो, आपको लगेगा कि ये हमारे मौसी का लड़का है तो इसको हम पहले वैक्सीनेशन करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सबके लिए समान चीज़ें रहेंगी, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी रंग रूप भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं करना। इसलिए न्याय संगत बंटवारा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत, पहला सिद्धांत यही है कि न्याय संगत बंटवारा करेंगे। जो भी आप स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं सबको न्याय संगत एक समान मानेंगे, चाहे वो भाई हो, रिश्तेदार हो, किसी भी जात का हो, कैसे भी हो, वो डिपेंड नहीं करता है। अब दूसरा हो गया कि दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सिद्धांत, दूसरा क्या सिद्धांत हो गया, सामुदायिक सहभागिता। स्वास्थ्य योजना जो भी चल रही हैं उन योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन में जनता की भागीदारी जरूरी है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे गांव की महिला समिति द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग करना, उपयुक्त तकनीक का इस्तेमाल करना। तीसरा सिद्धांत क्या है, उपयुक्त तकनीक का इस्तेमाल करा, ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना जो सरल हो, लोगों के लिए किफ़ायती हो और लोगों को स्वीकार हो। ये नहीं कि अब जैसे कि टीकाकरण आप ही करने जा रहे हो, सपोज दैट एग्जाम्पल एनम हो, ठीक है, ये गांव की यहाँ पे गांव है आपका, अब टीकाकरण के लिए आप यहाँ पे बुला रहे हो गांव लोगों को कि भैया, अब गांव वाले लोग पैदल चल के यहाँ से आपके पास आएंगे टीका लगवाने के लिए, नहीं, आपका सेंटर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ताकि गांव वाले आसानी से आपके पास आ जाएं और टीकाकरण करवाएं। तो ये उपयुक्त तकनीक, और जो भी तकनीक इस्तेमाल करे वो सरल हो, किफ़ायती हो, स्वीकार हो। ये नहीं कि बहुत जटिल हो, लोगों को समझ में ही ना आए कि ये सही है या फिर हमारे लिए ख़राब है। उदाहरण के तौर पे देखिए, दूर दराज गाँवों में मोबाइल वैन का उपयोग करना, ठीक है, मोबाइल हेल्थ वैन का उपयोग करना, रोकथाम पर जोर, इलाज से ज़्यादा ध्यान रोगों को रोकने पर देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर पोलियो टीकाकरण द्वारा पोलियो की रोकथाम। बहुआयामी उपाय में क्या, जैसे कि स्वास्थ्य सुधार के लिए शिक्षा, कृषि, उद्योग, पर्यावरण और राजनीति सभी का सहयोग आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान में स्वास्थ्य और नगर निगम दोनों विभाग मिलकर काम करना। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की क्या भूमिका होती है। एएनएम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी जिम्मेदारियां मुख्य रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, टीकाकरण, रोग निवारण से संबंधित है। आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा क्या क्या भूमिका हैं। तो पहला, होम विजिट और स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना। एएनएम घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को जानकारी एकत्र करती हैं। स्वास्थ्य सर्वेक्षण करके बीमारी, पोषण की स्थिति और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का आकलन करती हैं। उदाहरण के तौर पे यदि कोई गर्भवती महिला है तो उसके घर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना, उसकी जांच करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया,
सामुदायिक सहभागिता का बढ़ाना, ठीक है। एएनएम लोगों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना। स्वास्थ्य शिक्षा देकर लोगों को स्वच्छता, पोषण और परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करती हैं। उदाहरण के तौर पर गांव की महिलाओं को टीकाकरण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। महामारियों की रोकथाम, संक्रामक रोगों की पहचान करना और उनके फैलाव को रोकने के लिए उपाय करना, रोगों को प्राथमिक उपचार देना और गंभीर स्थितियों में अस्पताल भेजना। ये सभी क्या है, एएनएम की भूमिका है, ठीक है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, तो ये भी आप पढ़ लेना। परिवार नियोजन सेवाएं, ये भी आप पढ़ लेना। तो ये सभी क्या है, भूमिका है। अब हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्व क्या है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव है। इसका मुख्य उद्देश्य बीमारियों से बचाव, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। क्या महत्व है, तो बीमारियों से बचाव। पहला महत्व कि भैया बीमारियों से बचाव। दूसरा स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना। तीसरा क्या है, नियमित स्वास्थ्य जांच। चौथा क्या है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। पांचवा क्या है, सभी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। तो ये सभी हैं, आप पढ़ लेना। अब हम लगाएंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शंस वाले रहेंगे, तो आप परेशान मत होना, लगा लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एमसीक्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है, हेल्थ की परिभाषा डब्ल्यूएचओ ने किस प्रकार दी। तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि भैया शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ई में है, ठीक है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। थियरी आप पढ़े रहेंगे तो उत्तर लगाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कम्युनिटी शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। तो साथ साथ मिलकर सेवा करना ही कम्युनिटी शब्द का वास्तविक अर्थ है। कम्युनिटी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, व्याख्या भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो व्यक्तियों का समूह, हम की भावना, पारिवारिक संबंध। तो ये गलत है, ठीक है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना, धर्म, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना, या फिर व्यक्तियों का समूह, धर्म, राजनीति। इसका करेक्ट उत्तर हमने आपको ऊपर थियरी में ही पढ़ाया था कि भैया समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो व्यक्तियों का समूह तो जरूरी है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी जरूरी है, और हम की भावना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। बाकी व्यक्ति का समूह, हम की भावना, पारिवारिक संबंध बोल दिया, इसलिए नहीं सही होगा। देखिए पूरे के पूरे आप जो एमसीक्यू दिखाई दे रहे हैं पूरे के पूरे थियरी से ही बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत किस घोषणा से लिया गया है। यहाँ पे जो दिए गए हैं ऑप्शन, इन सभी से लिया गया है, ठीक है। अल्मा-अटा 1978 से, 1986 से, 1946 से, 1950। तो उपरोक्त में सभी, इनमें से सभी, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है व्याख्या में। अब देखिए इसकी पीडीएफ चाहिए, तो भैया पीडीएफ के लिए जो भी बीटीएससी एएनएम की तैयारी करते हैं, ऑलरेडी यूपी ट्रिपल वाले तो पीडीएफ लिए होंगे, बट बीटीएससी वाले जो भी कैंडिडेट हैं, पीडीएफ के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। फी नॉर्मली फ़ी है, सभी चैप्टर के, सभी टॉपिक के जो क्लासें हम दे रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मात्र 200 रुपये फ़ी में, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट भी कर सकते हैं, 7985160239, ठीक है। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 200 रुपये फ़ी में दे के पूरे के पूरे विषय और पूरे के पूरे टॉपिक को आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूरा 50 प्रश्न है, ठीक है, इसी एक टॉपिक से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जैव चिकित्सीय अवधारणा मुख्यतः किनसे जुड़ी है। बायोमेडिकल, तो भैया ये हम आपको बताए थे क्या, योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा और पोषण से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वास्थ्य की मनोवैज्ञानिक अवधारणा किस पर केंद्रित है। तो भैया मनोवैज्ञानिक अवधारणा मन और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध से है। ऑप्शन से ही लग रहा है कि आप मतलब कि प्रश्न से ही लग रहा है उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य की जो इकोलॉजिकल कंसेप्ट है ये किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है भैया, पर्यावरण से ये प्रभावित होता है। तो कहाँ पे है पर्यावरण, यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप पूरी की पूरी थियरी पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से उत्तर बना पाएंगे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि होलिस्टिक कंसेप्ट ये स्वास्थ्य को कैसे देखती है। तो ये बहुआयामी दृष्टिकोण से, हमने आपको बताया था होलिस्टिक का मतलब ये होता है बहुआयामी, ठीक है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, औद्योगिक, कृषि संबंधित सभी कारक शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि शारीरिक आयाम का मुख्य लक्षण कौन सा नहीं है। तो
तो कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता। बाकी ये सभी हैं, सभी जभी संकेत समान होना, त्वचा स्वच्छ चमकदार होना, ये सभी क्या है सर? शारीरिक आयाम है। बट ये वाला मानसिक आयाम किस श्रेणी में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। तो ये सभी प्रश्न हम पीडीएफ आप ले लेना, ठीक है, पीडीएफ से पढ़ लेना, बहुत सारे प्रश्न हैं। अब ज़्यादा प्रश्न करवा देंगे, लेकिन जो थियरी हमने पढ़ाया है उसी थियरी से सारे के सारे आपके मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर सेकंड, सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई चैनल पे हो तो चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ऑल पे क्लिक कर लेना, तो जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कम समय में ज़्यादा हमने पढ़ाने की कोशिश किया है।